जोहार, नमस्कार। मौसम के कहर पर हम बात करेंगे बीच बहस में। मौसम कैसे काल बनता जा रहा है। गर्मी के दिन में ठंड, ठंड के दिन में गर्मी, भारी बरसात, कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़, कहीं लू, कहीं जंगल में आग लगी हुई है। अभी हाल के दिनों में पिछले 15 दिन से अगर कहें तो भारी बरसात ने लगभग पूरी दुनिया में जिस ढंग से कोहराम मचा रखा है, जहाँ रेगिस्तान में कभी पानी नहीं हुआ करता उस रेगिस्तान में पानी ही पानी है। उस पानी ने बेपानी कर दिया है व्यवस्था को भी और लोगों को भी। आखिर इस पानी की क्या है कहानी, क्यों ऐसा हो रहा है, इस तरह के मौसम क्यों, इस ड्रास्टिक चेंज का मतलब क्या है। क्या अमेजन के जंगल में लगी आग का असर है, क्या हमारे विकास का दुष्प्रभाव है, क्या हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों पृथ्वी बार बार कांप रही है, क्यों पृथ्वी ढह जा रही है, क्यों नदियां रास्ता बदल रही हैं, और इससे हम कैसे उबर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है इस पर भी हम बात करेंगे, और कैसे प्रभाव इतना गहरा पड़ जाएगा कि हमारे संभाले भी नहीं समझ सकती है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अमृत प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एच.एस. गुप्ता साहब, जो पीसीसीएफ रहे, आईएफएस रहे हैं, आपका भी स्वागत है, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगन्नाथम, जो कुलपति हैं सरला बिरला विश्वविद्यालय के, आपका भी स्वागत है। अभिषेक आनंद है, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मौसम केंद्र रांची के सहायक निदेशक हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। मैं आप ही से आरम्भ करूँ, आप प्रशासक रहे हैं, और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्यों हो रहा है ऐसा, आपकी समझ से क्यों हो रहा है, इसलिए कि आप लोग तो हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। ये तो जलवायु परिवर्तन का जो ग्लोबल लेवल पे असर है, उसी का असर महसूस किया जा रहा है कि कभी कभी एक्सेस रेन बहुत सारे शहरों में हो रही है और कम समय में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है। अगर अभी हम लोग झारखंड की बात करें तो प्री मानसून अप्रैल मई में भी लगभग 200% एक्सेस रेन हुई, जो नॉर्मल रेन होती थी। उसके बाद अभी तक जो रेन है ये भी 200% से ज़्यादा आज 26 तारीख तक ही हो चुकी है, अभी 4 दिन बाकी है। एक दिन में 168 mm पानी बरस जाता है। अभी इस जून में करीब 450 mm की रेन हुई है, जबकि कुल रेन 1000 mm के करीब बहुत अच्छी मानी जाती है। 1400 हम लोग मानते हैं कि रांची में 1400 अब तो 1200 तक ही मैक्सिमम रह गया है, तो 900 से 1000 एवरेज आता है जिस साल ठीक ठाक रेन होती है। और ये कम समय में इतनी ज़्यादा रेन हुई है, ये इसी से पता चलता है कि आपके जितने वाटर रिजर्वायर हैं जो सितंबर अक्टूबर तक भरने के लिए इंतज़ार करते रहते थे, अभी पहले ही 3-4 दिन के बारिश में सब ओवरफ्लो करने लगे। तो ये शायद पिछले 15 साल में तो हमको लग रहा है ये पहली बार हुआ। 15 साल नहीं, मैं तो 40 साल से यहाँ हूँ, 40 साल में हमने देखा कि पहले ही बरसात में सारे के सारे ओवरफ्लो कर जाएं। तो ये एक फेनोमेना शुरू हुआ है, और नेशनली और ग्लोबली चेन्नई में इससे पहले हो चुका था, बेंगलोर में, मुंबई में, तो ये सब जगह पे बहुत हेवी रेन के नाते काफ़ी डैमेजेस हुए थे। वो उसका असर यहाँ पे भी है। उसके साथ जो डेवलपमेंट का परिभाषा है, उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है, जो एसडीजी गोल में कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो समहाउ कहीं न कहीं मिसिंग है। अब रांची में अगर आप देखिए तो जो फॉरेस्ट कवरेज या ग्रीन कवरेज जो भी कहिए, वो अभी 2 दिन पहले हमको एक आईएफएस अफसर थे, वो दिखा रहे थे कि रांची के जो सैटेलाइट इमेज जो 2003-4 में थे, 5 में थे और आज थे, तो करीब 80 से 85% तक का
कवर जो है ग्रीन कवर वो ख़त्म हो गया। उसके नाते जो एक्सेसिव गर्मी वाला पक्ष आता है, स्मार्ट सिटी में देखिए वहाँ जितने प्लांट थे सारे लगभग काट दिए गए स्मार्ट सिटी के। अब नया प्लांटेशन हो रहा होगा, उसको होने में अगले 15-20 साल लगेंगे। उसके बाद जिस तरीके से ये आरसीसी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पर कैपिटा जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कम एरिया में जनरेट हो रहा है। ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। आज तक रांची में ड्रेनेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन रहे हैं, लेकिन कोई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। अब तो मेन रोड की सड़कों पे ही मतलब आप देखिएगा तो 1-2 फुट पानी थोड़ी सी रेन में लग जा रहा है। ये जो जजेज कॉलोनी के पास 2 दिन पहले मैं जा रहा था तो देखा करीब 2-2.5 फुट पानी लगा हुआ था। तो उसके भी ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। एचईसी में जो रशियन कोलाब्रेशन से एचईसी बना था, उसकी टाउनशिप, तो रोड के किनारे उन्होंने ड्रेनेज बनाया था, बड़ा प्रॉपर ड्रेनेज था कि सारे पानी उसमें जाते थे। उसी में उन्होंने बोरहोल्स बना दिए थे जिससे वो वाटर रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाता था। आज के दिन वैसा हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे, बल्कि जो था वो पहले वाला उसको भी हम लोग रोड ठीक करके उसको ख़त्म कर दिए। अब जो ड्रेन बना है वो कहाँ पानी जा रहा है आई डोंट नो। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट का मॉडल है। नहीं, आप 3 सिटी झारखंड के देख लीजिए, बोकारो स्टील, टाटा स्टील सबसे पुराना है, और दूसरी एचईसी। कभी वहाँ पानी नहीं लगता था। जो उसका टाउनशिप जो है, मैंने पानी बरसने कितना हो पानी बरस जाए 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ड्राई हो जाता था। अब वहाँ पानी लगने लगा है, तो हम किस इंजीनियरिंग को पढ़ करके आए, कौन सी इंजीनियरिंग हम दिखा रहे हैं, क्या कमाल है हमारा। यहीं पे क्रिकेट स्टेडियम में कितनों रेन हो जाए वो 15 से 20 मिनट में पूरा वो पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। तो मतलब इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल है। अब उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रायः नहीं किया जा रहा है। तो उस तरीके की जो डिज़ाइन की ज़रूरत है टाउनशिप के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, उसकी मिसिंग है, जिसके नाते शहर में लोगों के घरों में बाढ़ आ गई। जो कि रांची तो बाढ़ प्रोन इलाका नहीं था, ये तो रिसेंट डेवलपमेंट और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद और घरों के जो हैफाजर्ड, जिसको पानी निकलने का रास्ता आपने बंद कर दिया, सारे बंद हो जाए, पानी रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या करेगा। तो यही एक मैं आप चारों को एक नई बात बता रहा हूँ, पता मेरी जानकारी में नहीं ही पता होगा। एक डीसी साहब आए यहाँ 70-80 के दशक में, तो जो कलेक्ट्रेट है उसके बगल में जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वो भुताह तालाब कहलाता था। आत्महत्याएं थोड़ी ज़्यादा होने लगी। उन्होंने अपने सबसे पहले काम किए कि चलो इसको बंद करो, और वहाँ पर हाफ पैंट पहन करके अपने घुस गए और मिल करके उसको बंद करा दिया। वहाँ पर स्टेडियम खड़ा हुआ, जयपाल सिंह स्टेडियम वो था, तब भी पानी निकल जाता था। धीरे धीरे उसमें मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाते बनाते, पार्किंग बनाते बनाते, अब वहाँ पानी जाएगा कहाँ। पानी ले जाने की आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो नदी तिहरमू जहाँ की पूरा पानी जाता है वहाँ सिर्फ नाले का पानी जाता है। जो कांके डैम उसमें सिर्फ नाले का पानी जाता है, सड़क का पानी जाता है, कोई नदी नहीं है। दूसरे की हम यह मानते हैं कि जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज है, जो पुराने लोग थे वो तो कम जानते थे, हम तो ज़्यादा पढ़ करके आए, ज़्यादा जानते हैं। तब हमारी इंजीनियरिंग की दशा ये है कि पानी लग जाता है। हमारी इंजीनियरिंग की दशा ये है कि हम ये क्या नाम है, धुआं निकालते हैं फैक्ट्री से, उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है उसको हमने उसमें डाल दिया है ऐसा सिस्टम कि पता चलेगा कि नहीं नहीं हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और धुआं जो है बर्बाद कर रहा है। युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं, कब विश्व युद्ध हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में गुप्ता साहब क्या है सोल्यूशन, क्या है? कुछ रास्ता तो होगा कि जो हम अपने से कर सकते हैं, सरकारें अपने कर सकती हैं, इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल उसमें भूमिका निभा सकता है, इंडिविजुअल का भी योगदान है, लेकिन हाँ समाज और सरकार काफ़ी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। ये हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ख़ासतौर से अभी मौसम बारिश का है और बेतहाशा बारिश हो रही है और फ्लड हो रही है, जैसे बताया जा रहा है कि रांची जैसे जगहों पे भी फ्लड हो रहा है, जबकि झारखंड में बहुत गिने चुने साहेबगंज वगैरह का थोड़ा बहुत इलाका फ्लड के लिए जाना जाता था। बाकी हमारा टोपोग्राफी पूरे झारखंड की ऐसी है कि पानी बरसा और निकल जाए। 2 चीज़ें अगर हम इसको देखें, जो क्लाइमेट चेंज की बुनियादी बात है, क्लाइमेट चेंज में ये शुरू से कहा जा रहा है कि साहब ये जो है जो कुछ होगा वो बड़ा अनसर्टेन होगा, मतलब उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, अनिश्चितता रहेगी, कब होगा कैसे होगा।
नहीं, एक हम चीज़- तो अभिषेक आनंद जी बता देते हैं कि 3 घंटे के अंदर जो है इतनी जोर से बिजली कड़कने वाली है, बिजली गिरने वाली है। अभिषेक आनंद जी मेट्रोलॉजिस्ट है, मैं ब्रॉड बता रहा हाँ, था हाँ। कि बहुत ब्रॉड में ये क्लाइमेट चेंज के बारे में ये कहा गया कि जिस तरह से हो रहा है कार्बन और इसकी वजह से कि वो अनसर्टेन होगा, पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, नहीं, जो उसकी हम देख, सर्टेनिटी के लिए क्या हो सकता है कि मैं सर- उसी पे आ रहा हूँ। तो अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं, जो अभी बात कर रहे थे मौसम, बारिश होनी थी, कब होनी थी, कैसे होनी थी, सब अचानक हो रहा है। जून जुलाई अगस्त में होनी थी, वो अभी हो जा रही है। तो अनसर्टेनिटी का ही परिणाम है जो पहले से बात कही जा रही है। तो ये तो हमें या तो हम उसको मूल समस्या का निराकरण करें, वो बहुत गंभीर है, एक तो वो रास्ता हमारे पास है। दूसरा रास्ता है कि अभी हम देख रहे हैं, खासतौर से हम लोग शहर की बात करें, शहर में विशेष रूप से स्थिति बहुत गंभीर है। और शहर में हमने ओवर अर्बनाइज किया, इतने घनी बस्तियां बनाई, सड़कें उस प्रपोर्शन में कम बनाई। सड़क बनाने का एक नियम होता है कि सड़क जो है, सड़क थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, उसके बाजू में अच्छी खासी नालियाँ होनी चाहिए। और जो हम बात कर रहे थे कि जो बारिश हो रही है, बारिश का अब ये नहीं है, सभी कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है, सिविल किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर होता है, एज इंजीनियर मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि उसकी एक डिज़ाइन होती है कि कितनी बारिश कितना फ्लो के लिए वो बना हुआ है। तो वो फ्लो 4 गुना 5 गुना बन जाएगा, तो एक तो वो गड़बड़ है, तो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन नहीं की। और दूसरी चीज़ मेंटेनेंस की कमी है कि अगर हमने बनाया भी है तो हम बनाए, पहले तो बनाए उस हिसाब से, हमें उसके हिसाब से बहुत 4 गुना 5 गुना अगर बनाना होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो अगर हम उसको भी नज़रअंदाज करें, और दूसरा अगर हम मेंटेन नहीं करें तो और ख़तरनाक बात है कि जो हमने छोटा सा भी नाला बनाया वो भी अगर साफ़ नहीं है तो हमारी जो सड़कें यातायात के लिए वो नहर बन जाएंगी, जो कि हो रहा है जगह जगह पे देख रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज का पहले से ही हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसका अर्थव्यवस्था पे आपने कहा कि क्या असर पड़ेगा। अब हमारे पास कोई भी चीज़ बनाएंगे उसके लिए हमें 4 गुना बड़े साइज़ का खर्च आएगा। अगर वो हम खर्च नहीं करेंगे तो बार बार हम देखेंगे, हो सकता है इस बार जून में बारिश हुई, हो सकता है सितंबर में फिर वैसी बारिश हो, तो ये हमें करना होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि 1900 शताब्दी में लुटियन ने दिल्ली बनाया, दिल्ली बसाया। उसको यह पता था कि दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ने वाली है, उसने दिल्ली को उस हिसाब से बनाया। तो हम 100 साल की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते, 50 साल की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर हम 4 साल की 10 साल की प्लानिंग करेंगे, जब सड़क बन जाएगी तो पता लगेगा नाला तो बना ही नहीं, अब उसके ऊपर नाला बनाएंगे। नाला जब बन गया तो लगे यार सीवरेज तो है ही नहीं, इसको सीवरेज फिर से बनाओ, तो फिर उसको बनाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं उससे वो तो निजात पा सकते हैं इन सब चीज़ों से, प्रॉपर प्लानिंग में। दूसरे की यहाँ पर जो एक दिक्कत है कि ट्राइबल लैंड मैक्सिमम है, लोग कब्जा करके ट्राइबल लैंड पर जैसे तैसे घर बना लेते हैं। पानी की जो निकासी, टोपोग्राफी मेंटेन नहीं करते हैं। टोपोग्राफी मेंटेन नहीं करेंगे तो पानी तो आप ही के घर में डूबेगा ना। बाद में कितना हो चिल्लाइए, जी हमारा काम तो चिल्लाने का है ना भाई, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे भाई आपने क्या किया? नहीं, यह भी तो सवाल है ना। अकेले सरकार, इसकी सरकार दोषी है, लेकिन आप कहाँ मुक्त हैं उससे? सही बात है जी। तो 2 चीज़ें आपने बोला कि पहले से प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, वो तो खैर जरूरी है ही। एचईसी ने प्लानिंग की ना, बोकारो ने की ना, टाटा ने की ना। लेकिन वो एचईसी जब बना था 50-60 साल पहले, तो वो क्लाइमेट चेंज की विभीषिका उतनी भयावह नहीं थी। अब एचईसी भी नाकाफी पड़ जाएगा अगर वो उसी पे टिके रहेंगे। तो लगातार उसमें आबादी आप बढ़ा रहे हैं तो होगा ही, नाकाफी होगा ही ना। तो मेरा कहना है कि प्लानिंग जो नॉर्मल प्लानिंग हो रही थी वो तो होनी है। अब हमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसको और देखने की ज़रूरत है कि हमारा ये अनसर्टेन होगा। ठीक है, वो सालों भर हमारा पानी उतना नाले में नहीं बहेगा, लेकिन किसी एक दिन बह जाएगा तो हमारा सारी चीज़ों को, जीवन को अव्यस्त कर देगा। तो ये प्लानिंग में हमें बहुत सख्त ज़रूरी है और उसको हमको अनुपालन भी करना चाहिए। तो अगर वो करेंगे तो शायद हम थोड़ा सा बच पाएंगे। दूसरा कि समाज का है, आपने समाज की भी बात कही कि हम लोग भी उसके लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने छोटे से एरिया में तो कम से कम ध्यान रखें कि हमारे नदी नाले जो भी हैं साफ़ हों, गंदे नहीं हो। अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो शायद कुल मिलाकर एक बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। एक और चीज़ हमको जोड़ना लगता है कि अमेजन के लगे जंगल में आग का दुष्प्रभाव हमको तो झेलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि हवा वहीं रुक जाएगी अमेरिका और उसके आसपास में, हवा इधर नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि उसको वहीं रोक दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, वो तो हम झेल रहे हैं, सभी लोग झेल रहे हैं, सब लोग झेल रहे हैं। युद्ध जो हो रहा है, युद्ध का जो भी बारूद इस्तेमाल हो रहा है उसको तो प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल पड़ रहा है। अगर परमाणु विस्फोट हुआ तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है।
तो इसलिए कोई अछूता नहीं है। नहीं। अमेजन में कुछ हो रहा है तो हम आज देख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अमेजन का कल का है या परसों का है, लेकिन सबका है। और लेकिन जी जो हम मैंने वो चिन्हित करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं, वो है कि कोरोना में हमने एक देखा कि आदिवासी बस्तियों में कोरोना नहीं पहुंचा। हम उससे कुछ सीखें तो कि अगर हम पर्यावरण को मेंटेन करते हैं तो अमेजन के कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट तो करने लायक रहेगा ना। अभी AP सिंह साहब ने कहा, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इतना भर तो करें ना भाई कि हम जो भी सिटी बनाए, लुटिया ने बनाया तो कहा कि भाई पेड़ पहले लगा दो, जब तक तुम्हारा निर्माण पूरा होगा तब तक यह भी आ जाएगा सामने। नहीं, बिल्कुल सही कही आपने। जैसे खासतौर से झारखंड में चाहे आदिवासी भाई और बाकी लोग जो हमारी खेती बाड़ी है, तो इसमें भी हमारा चूँकि यहाँ सिंचाई का बहुत साधन नहीं रहा, तो छोटे छोटे तालाब, डोबे ये सब भी बनाते हैं। तो जो बारिश है, हम दो तरीके, बारिश बहुत बेतहाशा बारिश होती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो गिरेगी, लेकिन हम उसको किस हद तक कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकें। तो इस तरह के स्ट्रक्चर अगर हमने बना रखे, सॉइल कंजर्वेशन, नदी तालाब वगैरह, और हमारे नदी नाले भी साफ हैं। इसके अलावा आपने बोला, इंगित किया कि जनाब यहाँ तो पेड़ पौधे भी अगर रहे तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इस पूरे सिचुएशन को मॉडरेट कर सकते हैं, उस बारिश को थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं। यहाँ तो इतना डोभा बना है कि अगर संभल के नहीं जाइए तो कहाँ डूब जाइए। अब हम उसकी चर्चा नहीं। जगन्नाथन साहब, हाँ जी, आप बताइए कि आपने जो पढ़ाई की, आप जो पढ़ा रहे हैं, इन दोनों पढ़ाई में ये सब भी पढ़ाई होती है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके नुकसान जो हैं, उस नुकसान से जो स्टूडेंट्स है वो भी कुछ इनोवेट कर सके, कुछ इंडिजिनस नॉलेज को लेकर उसमें जोड़ सके। हाँ जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लिए हैं। मतलब एक दो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको तो पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा। इसको मानने के लिए सबको पता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि हजारों स्टडीज़ हो रहा है पूरा दुनिया भर के। तो एक देश में एक साइंटिस्ट ने कुछ बोला, फिर इंडिया में हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए IPCC बना, सो दैट उनकी मेन मुद्दा यही रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो उनको सही डेटा दे। नाउ ये डेटा कैसे देंगे, कैसे एसेस करेंगे, उसके लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि एक जगह पर आपने बोला अमेज़न में फायर लग गया, अभी उधर की धुआं यहाँ आएगा नहीं आएगा उसको हम सैटेलाइट से देख सकते हैं, क्योंकि विंड पैटर्न को देखते हुए उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। हम लोगों ने एक स्टडी किया था 2005 में, अमेज़न में भयंकर ड्राउट हुआ, क्योंकि अमेज़न एक वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उधर हर समय में कुछ ना कुछ बारिश होता है, पूरे साल भर कर वेट रहता है नीचे, जैसे अपने यहाँ चेरापूंजी है। हाँ जी। सो उधर पानी का कमी हो गया, क्योंकि उधर उन्होंने कैसे देखा उसको, उसके अमेज़न से एक रिवर निकलता है, नीग्रो रिवर, उधर का पानी का लेवल 30 फीट नीचे चला गया। उससे उनको पता चला, अरे पानी यहाँ से आने वाला पानी इतना कम क्यों हुआ। उस समय से अभी 3-4 बार उधर ड्राउट हो चुका है। इसका मतलब अमेज़न सूख रहा है, क्योंकि अमेज़न को ये माना जाता है हमारा अर्थ का लंग्स माना जाता है, क्योंकि वो एयर को प्यूरिफाई करता है। क्योंकि वो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उधर गवर्नमेंट ही कुछ अपने इनकम के लिए फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में। सो वो एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा हमारे ऊपर, लंग्स को हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। ये सैटेलाइट से हम लोगों ने स्टडी किए हैं। दूसरा एक और चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, कोई भी जगह क्लाइमेट चेंज से कितने वल्नरेबल है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस एरिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एक्सपोजर कितना हो रहा है। सपोज बिहार है, बिहार में तो फ्लड ज़्यादा होगा, नॉर्थ बिहार में फ्लड ज़्यादा होगा, साउथ बिहार में ड्राउट होने का संभावना है। इसका मतलब इधर एक पर्टिकुलर जगह पर ये हो सकता है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट फायर हो सकता है, ड्राउट भी हो सकता है। महाराष्ट्र में मेनली ड्राउट हो सकता है। सो हम पहले एक्सपोजर को स्टडी करते हैं, क्या चीज़ से उस जगह पर प्रॉब्लम होगा। फिर सेकेंड हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा बारिश कम ही हो गया खेती बाड़ी के टाइम में, मेरा खेती सूख जाएगा, मेरा क्रॉप मर जाएगा, कितना उसका ताकत है रहने का, वो हम लोग स्टडी करते सैटेलाइट डेटा से। फिर हम देखते हैं अडेप्टिव कैपेसिटी, उधर के रहने वाले लोग, सपोज बाढ़ आ गया बिहार में, हर साल बाढ़ आता है,
ब्रह्मपुत्र में, असम में हर साल फ्लड आता है, बट उधर के रहने वाले लोगों का इतना ताकत है, उधर आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अडैप्टिव कैपेसिटी है। वो हम लोगों को स्टडी करके हम फाइनली निकालते हैं वल्नरेबिलिटी। आज के दिन में सैटेलाइट डेटा से आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अभी अभिषेक जी बताएंगे कितनी बारिश होगा, कितना पानी क्लाउड में है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब हम लोग टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है। बट आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया। हाँ, एक साइड है नेचर में चेंज हो रहा है, दूसरा साइड है उस चेंज के साथ हम रह सकते हैं, तीसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसा है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चेंज हो रहा है, हम रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। लोगों के अंदर इंडिजिनियस नॉलेज है, बिहार में है लोगों के अंदर, असम में है, एंड उत्तराखंड में आप जाकेंगे लैंडस्लाइड होता है उधर। जब बारिश ज़्यादा होगा लैंडस्लाइड ज़्यादा होगा। कहाँ पर कितना मिट्टी सूख रहा है, कितना मिट्टी में पानी आने से लैंडस्लाइड होगा, उधर के रहने वाले लोगों को पता था पहले। बट हम लोग डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में सिर्फ एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, साहेबगंज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ फॉसिल्स पार्क है। हाँ जी, तो वहाँ कुछ पेड़ को, वो 12 लाख साल पुराना है, उसको ट्राइब्स ने बचा रखा है उसकी पूजा करके। वो पढ़े लिखे नहीं है, राइट। उनको यह नॉलेज था कि हमको इसको बचाना है। हम पढ़ लिख करके आए तो हमको नॉलेज है कि बर्बाद कर देना है। बिल्कुल। तो हमारी पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है। बिल्कुल। उसके पास यह नॉलेज था कि हमको बचाना है, और हमारे पास है कि हमको बर्बाद कर देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, वही आप बोल रहे थे, नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन। जब उस सपोज फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, एक रिसर्च करके, एक रिपोर्ट करके किसी रीजन में एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटर फिर अपने गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन के साथ मिलके उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। सो वो इम्प्लीमेंटेशन और उस जगह पर हम लोगों को अभी ज़्यादा सोचने का, उसके पीछे डिस्कस करने का जरूरत है। ये मेरा वही विचार तो है। मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ बता रहे हैं कि यहाँ डॉट इस कारण से पड़ रहा है, हाँ जी। उस कारण को दूर करने का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना। हाँ जी, अगर अमेजन के किसी इलाके में 30 फीट पानी कम हो गया, जो भी पानी कम हो गया और उसे ड्रॉट शुरू हुआ तो उसको ठीक करने का जरूरत था ना। हाँ जी। बट उधर बल्कि यही तो सोच है ना। देखिएगा, हर देश अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सोचता है। तो इकोनॉमी कैसे आएगा, कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी फॉर होम फॉर व्हाट, ये दो सवाल है ना भाई। राइट। कितना पावर्टी चाहिए? एलिवेशन आपको, हम एक जगह पर हम है, जिंदा ही हिला- नहीं रहेंगे, हाँ जी, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कितना ही स्मार्ट सिटी बना दीजिए और ऑक्सीजन नहीं मिले, पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो कितना हुआ स्मार्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये वाला ही मुद्दा हम लोगों का बहुत केयरफुली सोचने वाला, आने वाला टाइम में पूरा दुनिया भर के कंट्री, देश सब इसके पीछे सोचना चाहिए। क्योंकि सपोज एक देश में एक बड़ा कंपनी है, वो अपने देश में उसकी ज़रूरत चीज़ नहीं बना रहा है, दूसरे देश में बना रहा है, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरिंग से दूसरे देश को नुकसान है। वो हम अपना सेफ रहेंगे सोच रहे हैं। बट आज के दिन में पूरा दुनिया में पूरा सिस्टम ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी जगह पर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अभी पूरा दुनिया में इम्पैक्ट होने वाला वही है। तो हमने कहा कि अमेजन से जो हवा आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो हमको भी सूंघना पड़ेगा ना उसको, हमको सांस तो नहीं। लेना पड़ेगा। कहाँ रोक के रखें, कहाँ फिल्टर करेंगे उसको। पोल्यूशन इसलिए हम भी तो काट रहे हैं ना जंगल, प्यूरिफाई करने के लिए है कहाँ हमारे पास। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ये चीज़ें ठीक होने की जगह पर है कि हम लोगों को बर्बादी हो जाना है? देखिए, पहले पे तो हम लोगों को समझना है कि जड़ पे काम करने से होगा। अगर जड़ पे नहीं काम करेंगे हम लोग, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो जलवायु परिवर्तन, जैसे कार्बन उत्सर्जन की बात की हम लोग, तो जीने के लिए हम लोगों को मिनिमल संसाधन चाहिए, बहुत सारी चीज़ नहीं चाहिए। साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये सब बेसिक संसाधन चाहिए। बट हम लोगों के लालच ने, या कैपिटलिज्म के लालच ने, या ग्रोथ, जीडीपी, इन टर्म्स के लालच के साथ में ये सिंक नहीं करता है। इन्वायरमेंट और जीडीपी एक साथ सिंक नहीं करता है। जब तक इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं करेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों को वैसा तरीका ढूंढना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकली कि जिसमें इन्वायरमेंट डिग्रेड भी ना करना पड़े और जीडीपी भी बढ़े। दूसरा चीज़ है कि आप कितना भी कुछ करेंगे, जब तक जो पॉपुलेशन विश्व का बढ़ रहा है, उसको ज़रूरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जगह की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। आप उतना ही जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जैसे झारखंड की बात कर रहे थे, तो झारखंड में आप देखिए, रांची ऐसा हब बन गया कि सब लोगों को रांची में आके रहना है। रांची एक पहाड़ी इलाका है, रांची में इतने सारे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी।
अगर पुरानी बात आप कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले कोई मेरे को बता रहा था कि 40-50 साल पहले रांची में 2 महला के ऊपर कोई बिल्डिंग होती नहीं थी, और 3 तल्ला 4 तल्ला अगर कभी बनना उसके लिए बहुत खपड़े के मकान थे, हाँ, खपड़ा ऊपर लगा उसके पहले बनने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पहाड़ी इलाकों में जैसे भूस्खलन इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट 4 लेन रोड 6 लेन रोड कर दिया जहाँ सिंगल लेन रोड था। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की ओरोग्राफी क्या है, किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। हर जगह एक हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोग रांची को जैसे एनसीआर दिल्ली में उस टाइप से डेवलप करते तो अगल बगल एरिया में भी डेवलप होता। साथ में जो जरूरी क्या है कि प्लानिंग, बारिश तो सर ने भी बताया कि बारिश हम लोग रोक नहीं सकते, सही बात है, बट क्या उस बारिश से हम लोग रिजिलियंट हो सकते हैं? एकदम रिजिलियंट हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक दिन में हुआ भी नहीं है, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा, चाहे हम लोग कुछ भी करें। टाइम लगेगा, ख़त्म भी होना है हम लोग तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तब तक क्या करें? तब तक हम लोग रिजिलियंट हो सकते हैं। जैसे प्लानिंग पहले नहीं हुई, अब तो होनी चाहिए ना। पहले मान लीजिए जो गलती की उससे हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। तो नालियाँ नहीं बनी तो अब वो नाली बने ढंग से कि उसमें कचरा ना जाए। प्लास्टिक पॉल्यूशन को एकदम बंद करना जरूरी है। आधा नाली प्लास्टिक से भरा रहता है, उसमें लोगों का भी जिम्मेदारी है। प्रशासन पे ही ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा, हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ में थोड़ा हमको ये भी बताएं कि यह जो अचानक क्लाइमेट चेंज में इस तरह से वर्षा हो रही है, ये बढ़ती रहेगी या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है, रुकने की गुंजाइश है? देखिए, अभी तो जगन्नाथन जी ने क्लाइमेट बताया। चेंज में जो सर ने बताया, पीसीसी रिपोर्ट यही कहता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ेंगे। एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम ड्राउट, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, तो हर कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। कंट्रोल का कोई सिस्टम होगा कि नहीं नहीं, होगा? कंट्रोल के लिए हम लोगों ने अब थोड़ा सा लेट होते जा रहे हैं। हम लोग जब तक इन्वायरमेंट को हम लोग नहीं सुधारेंगे, कोविड ने एक सिग्नल दिया था कि हम लोग इन्वायरमेंट सुधार रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। वो सिग्नल जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हम लोग फिर उसी जद्दोजहद में लग गए, जीडीपी बढ़ाने में लग गए। उस समय लग रहा था कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, आज फिर हम लोग उसी कगार पे पहुंच गए हैं कि अब हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो मास्क लगा के निश्चिंत हो जाते हैं कि अब नहीं पकड़ेगा। अभी हल्ला हुआ अखबार में आया तो देखिए डॉक्टर लोग मास्क लगा के निश्चिंत हो गए कि ठीक है अब रोक देंगे उसको मास्क से। कोविड भी अपने आप को बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। तो जब तक हम लोग भी खुद को नहीं बदलेंगे, ये जो प्रॉब्लम है उसके जड़ तक जाएंगे। पहला चीज है, जड़ तक जाएंगे, सॉल्यूशन तक पहुंचने में समय लगेगा। तब तक हम लोग अडेप्टिव रिजिलियंट किस तरीके से इस जो स्थिति बन रही है उससे हम लोग क्या निपट सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं, प्रशासन उसमें क्या कर सकता है, हम लोगों का क्या रोल है। जैसे आपने रोड का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, तो सब लोग, सारे स्टेक होल्डर को पहले मिल के बात करना चाहिए ना कि हम लोगों को क्या करना है। जापान में अगर कोई 5 साल का प्रोजेक्ट होता है तो 4 साल वो लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन उतना अच्छा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 6 महीने प्लानिंग करते हैं, 4 साल एग्जीक्यूशन करते हैं। तो प्लानिंग इतना अच्छा करना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई शहर बसा रहे हैं या कोई रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तो जितने स्टेक होल्डर हैं, बिजली नीचे से जानी है, गैस पाइपलाइन नीचे से जानी है, फाइबर ऑप्टिक नीचे से जाना है, एक बार में वो हो जाए। ये सब काम तो रोड बनने के बाद होता है यहाँ, पहले वही तो गलती है कि हम लोग के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो टीम वर्क होता है वो नहीं हो रहा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो साथ में आके एक टेबल पे बैठ के ये मुद्दा है, ये इसमें चीजें हो सकती हैं। प्लानिंग लेवल पे हम लोगों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगा। अगर प्लानिंग बहुत अच्छा होता है तो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ए पी सिंह साहब, समुद्र गर्म हो रहा है, कई मुल्क के डूबने का भी खतरा हो गया है, और हमारे यहाँ तक नदियाँ कई मर गई और कई मरने के कगार पर हैं। कोई गुंजाइश है बचाने का, समुद्र को गर्म होने से वो करने का? जो एक अप्रोच चल रहा था कि क्लाइमेट रिलेटेड जो मीटिंग्स होती थी ग्लोबल लेवल की, तो उसमें यही ऑब्जेक्टिव था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है। सारा उद्देश्य इसी के लिए, जिसमें सब लोगों को काम करना है। एसडीजी तो उसी के लिए आया ना? एसडीजी तो और पर्पज के लिए भी है। हाँ, वो ये वन ऑफ देम है। बड़ा तो लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे रिच कंट्री अमेरिका, तो वो 2 बार उससे बाहर निकल चुका। वो कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस वाला जो इशू है कि मतलब जैसे अमेजन वाला था, तो वो लोग अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए उन्होंने मान लीजिए वो करना शुरू किया।
तो अगर उनको कोई ये सपोर्ट हो कि भाई वो आप रहने दीजिए और आपको ये पैसा आपको मिल जाएगा। अब जैसे इंडिया और चाइना है, तो हम लोग ये स्टैंड लेते हैं कि हमारा पर कैपिटा एमिशन अमेरिका से बहुत कम है, बट टोटल एमिशन हमारा कितना है ये क्वांटिफाई करिए तो ये बहुत कम अब नहीं रह गया, तो हम उसकी प्राइस क्यों पे करें। तो ये जो मतलब जो लड़ाई है, और सब लोग इंडिविजुअली अपना ग्रोथ की हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो जो हमारी ओल्ड कंसेप्ट थी वसुधैव कुटुंबकम की, वो एक्चुअली वो पूरा यूएन के जो 200 देश हैं सबको अडाप्ट करना पड़ेगा कि भाई हम लोग कलेक्टिवली ही जिंदा रह सकते हैं या कलेक्टिवली मर जाएंगे अगर ये नहीं करेंगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है उस पर कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत काम नहीं हो रहा। जैसे कुछ काम हुआ, जैसे लोग फॉसिल्स फ्यूल से सोलर की तरफ काफ़ी मेजर या नॉन कन्वेंशनल पे काफ़ी मेजर तरीके से बढ़े। इंडिया ने तो बहुत कुछ इंडिया का पूरा जो एनर्जी मिक्स है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रेगिस्तान के इलाके में विंड वाला जो हाँ, बहुत वो काफ़ी तेज़ी से हम लोग लगभग अभी 30% के करीब हम लोग नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स और इस पे चले गए हैं। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है, मतलब इस दिशा में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो इन्वायरमेंट से, जैसे नदियां हैं, ये पता नहीं बालू की इतनी खपत कहाँ हो रही है, कितना इंटेंसिव। तो बालू की जो, अब बालू अगर निकाल लीजिएगा तो नदी फिर जिंदा कैसे रहेगी। बालू भी उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि जो वाटर लेवल, जैसे आप देखे होंगे कि नदी सूख गई फिर भी जो इंटेक बेल है उससे पानी आता था, क्योंकि वो बालू के नाते उसके नीचे तक वाले में पानी बना रहता था, ऊपर भले वो नहीं रहता। तो ये फल्गु में जो सबसे ज्यादा ड्राई नदी मानी जाती है, हाँ, उसमें भी वहाँ भी था। तो ये यही है कि ये जो नेचर के साथ हम लोग प्ले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे, तो उसको तो मतलब एक प्लान तरीके से रिड्यूस करना पड़ेगा। और नेचर को अपनी आवश्यकता से बहुत, मतलब आप उतना ही लीजिए जो नीड तक तो ठीक है, और ग्रीड पे तो बहुत मुश्किल है कि ग्रीड को फुलफिल किया जा सके। झारखंड को फोकस में रख करके हम बात करें यहाँ पर, तो झारखंड को फोकस में रख कर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? झारखंड तो अभी मतलब बहुत कंट्रोल में है। झारखंड अनकंट्रोल्ड हो रहा है ना, इसलिए हाँ, झारखंड को, क्योंकि झारखंड का आज भी डेंस फॉरेस्ट कवर घटा है, लेकिन जो ओवरऑल ग्रीन कवरेज है, जिसमें ओपन फॉरेस्ट को जोड़ लें, तो झारखंड में करीब 33% जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होकर रही 33% फॉरेस्ट कवर है। तो उसको जो इंटेंसिव फॉरेस्ट थे वहाँ पे अगर और भी उसको हम लोग थोड़ा अच्छा से करें, जो माइनिंग एरिया हो गई उसको फिर से डेवलप करें, वाटर बॉडीज़ के प्रोटेक्शन करें। जैसे रांची में जो आप बता रहे थे 2050 मैंने 1950 में जो वाटर बॉडी थी उसका 10% भी आज नहीं बची है। तो और आबादी जो है आप उसका 20 गुना 30 गुना बढ़ गई है। तो अब वो पानी वो रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा, वो कहाँ से उसको आप, तो आप 500 फुट 600 फुट जा रहे हैं और बोरिंग सूख जा रही है। तो ये इसकी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी, पब्लिक को इन्वॉल्व करना कि ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें आपकी बहुत भूमिका है, इसकी एडवोकेसी बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम बढ़ाएं तो एक जगह पोल्यूशन कंट्रोल होगा, दूसरे की सिस्टम के तहत हम पानी पहुंचाएं तो बोरिंग कम से कम होगी। कोई सिस्टम हो हमारे पास जिस सिस्टम में लोगों को शुद्ध पानी मिले, जैसे भी हो साफ करके पानी मिले कि पी सके, नहा सके, खाना बना सके। ये कुछ सिस्टम तो हम बना सकते, इतना भर तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, करना चाहिए, मतलब कर एफर्ट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एफर्ट नहीं हो रहा है, एफर्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस शायद बहुत स्लो है। कहा ना कि उसमें सब लोग जहाँ जो इन्वॉल्व है सब लोग मिल करके करें, इसलिए कि मुझे याद है कि झारखंड में एक रिट हुआ था, अभी चल ही रहा है मामला कोर्ट में, कि पहाड़ होने के क्या मायने हैं, और झारखंड में कोई एक्सपर्ट नहीं आके बता सका कि पहाड़ नहीं होने से क्या नुकसान है। पहाड़, आप बताइए गुप्ता जी, पहाड़ होने या नहीं होने का क्या मतलब है? पहाड़ अगर तोड़ दे गिट्टी बनाने के नाम पर, नुकसान क्या होने वाला है? हम तो मानते हैं कि गिट्टी के लिए ही है, पहाड़ इसी के लिए बनाएंगे हम गिट्टी बना करके
जितना ज़्यादा उपयोग नहीं, कर दें। पहाड़ को अभी हम देख रहे हैं ना, हाँ। लेकिन पहाड़ पहले थे वो पूरे वृक्षों से भरे हुए थे। एग्जैक्टली। इस वजह से वो पानी जब गिरता था तो पानी को एब्जॉर्ब करते थे और धीमे धीमे छोड़ते थे। आप रांची के अड़ोस पड़ोस में जाइए, अनगढ़ा वगैरह के इलाकों में, उन्हीं पहाड़ों से रिस रिस के जो पानी आता है, आज भी बहुत से उसके नीचे के सारे के गाँव हैं, बहुत से ऐसे गाँव जो कि ग्रेविटी के पानी से ही पूरा वो करते हैं। तो जिसने देखा है वो अच्छा है। और माझी के पास मैंने 30-40 साल पहले देखा तो पहाड़ बैरन था, लेकिन आज मिल के बहुत अच्छा किया इधर से वरमांझी जाने के बाएं तरफ। तो लोगों में जहाँ अवेयरनेस आई है तो अच्छा भी हुआ है, और नहीं आई है तो फिर लगता है कि साहब ये गिट्टी का ही पहाड़ है, ये गिट्टी के लिए बना है। नहीं, जो रोड कांग्रेस है, रोड कांग्रेस का इंटरनेशनल रोड कांग्रेस है, इंडिया रोड कांग्रेस है, दोनों का है कि सड़कों की लाइफ मिनिमम 5 साल होगी, इसलिए कि सड़कों को दबना चाहिए। नहीं तो आप लगातार गिट्टी पर गिट्टी डालते चले जाएंगे तो वो तो पहाड़ बन जाएंगे ना, पहाड़ी छोटी छोटी हो जाएगी, तो सबके घरों में पानी घुसेगा। तो वो हर साल सड़कें बन रही है। आज कंक्रीट का ज़माना है, जबकि गिट्टी महंगी हो गई है, बालू महंगा हो गया है, बालू की ज़रूरत है कि नदियों से नहीं निकाला जाए। वैसी स्थिति में हर साल सड़क बन रही है, हर 6 महीने पर सड़क बन रही है। यहाँ आप जाएंगे रास्ते में देखेंगे जहाँ नया अतिथिशाला बना है, वहाँ पर 6 महीने पहले सड़क बनी है, सड़क एकदम बुरी तरह टूट गई। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है, वो जो लेयर पे लेयर बनाए, तो वो कह रहे हैं कि नया पहाड़ भी नहीं तोड़ना पड़े। जो जब रोड बनाई है तो जो पुराने मटेरियल हैं वो निकाल के और उसको रीयूजेबल बना के उससे वो ले कर रहे हैं, और बहुत 10-20% आपको। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर रही है। हमारे यहाँ भी इन लोगों ने कुछ मशीनें खरीदी थी, अब उस पर और कितना काम करने की जरूरत है। कुछ बड़े स्तर पे वो काम हो रहा है, जो कि पुराना जो एस्फॉल्ट मिक्स एक करके तो बालू नदियों से हम नहीं निकालें जी, या बैलेंस निकालें, नहीं निकालने से नहीं चलेगा, इसलिए सड़कें तो बननी हैं, इसलिए कि मकान तो बनेंगे। तो बैलेंस कैसे हो सकता है? बैलेंस या तो जब हम कंसंट्रेटेड तरीके से अर्बनाइजेशन जो हो रहा है कि लेकिन गांव से भाग करके आएगा तो यहाँ तो मकान बनाना चाहेगा, बिल्कुल। मकान बनाना चाहेगा तो उसको बालू चाहिए। इसलिए वो सारा कंसंट्रेटेड तरह से माइनिंग होगी। अगर वो हमारी ये सुविधाएं अगर गांव में भी रहें, गांव में ही लोग रहें ज़्यादातर समय, तो छोटे मोटे घर उधर भी बनेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा दोहन होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था कुछ डीसीज ने विज्ञापन निकाला है कि 15 अक्टूबर तक एनजीटी का आदेश है कि 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू नहीं निकाले जाएंगे। जहाँ बालू के अड्डे हैं, आप जितना बालू चाहिए जाकर के ले आ सकते हैं। कहाँ से आ जा रहा है बालू, कैसे आ जा रहा है बालू? और नहीं रोकने के नुकसान जो है वो तो सबको झेलना पड़ रहा है। जो बालू निकाल नहीं रहा है, जो बालू को बचाने की कोशिश में, उसको भी उसको झेलना पड़ रहा है ना। नहीं, कठिन है। और पानी की लैंड माइनिंग नहीं हो रही है। तो पानी की अगर हम बात करें, जैसे शहर में जो छोटे छोटे तालाब वलाब वगैरह थे, खासतौर से शहरों में, शहरीकरण में, तो जब घर बनने की प्रक्रिया जब बनी तो वो सारे तालाब धीमे धीमे आपके सबकी नज़रों के सामने धीमे धीमे गायब होते गए। तो जो हम फ्लडिंग की बात कर रहे थे कि अचानक ज़्यादा बारिश हुई तो वो सारा उसमें जमा हो जाता था काफ़ी हद तक, उसमें सोखता भी। आप सबने कहा कि इस क्लाइमेट को जो बारिश होना है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, इसका उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसके बरसने को, पानी को सही जगह पर ले जाने का काम तो हो ही सकता है। हाँ, यही है। तो 2 चीज़ आपने बोला, नहीं उसको भी रोका जा सकता है। जैसे साहब ने बताया कि 1.5 डिग्री 2 डिग्री की, पहले तो था कि 1.5 डिग्री तक हम कंट्रोल करें, फिर अब हुआ कि साहब 2 डिग्री तक रखें। लेकिन वो बहुत ही कठिन विषय है और सारे देश उसमें हैं, और सारे देश अपने इतने स्वार्थी हो गए हैं, और जो हमारी यूएन की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चरमरा गई है। आज यूएन की कोई बात नहीं मानता, सारे देश बिल्कुल अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। तो शायद अब बड़ा थोड़ा सा दिख रहा है कि सब लोग मिलकर, सारे देश और सारे विश्व उस पर काम करें, जो आपका इशारा था कि हम चारों ने जो कहा ना, उसमें गांधी का एक उक्ति हमको याद आता है। गांधी ने कहा कि इस प्रकृति में इतना सब कुछ है कि हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक आदमी का लोभ पूरा नहीं कर सकती है प्रकृति। तो हम उससे क्यों नहीं सीखना चाहते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्या दिक्कत है उसके सीखने में? हम पैसा लेकर के, अभी भी ऊपर में कोई खाता नहीं खुल रहा है, मुझे नहीं पता ये लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष में तो खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। जगन्नाथन साहब बताएंगे, हो सकता है कि वहाँ बैंक खुल रहे, अकाउंट की व्यवस्था हो गई हो, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। आने वाले दिनों में खुल सकता है, तो उसके लिए आप जमा करिए, वहाँ ले जाइए, ले जाके अपना स्वर्ग नर्क का फर्क करिए कि भाई ठीक है हमको एसी वाला कमरा दे दो, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन हमको जीना है सबके साथ ही जीना है। वो जो ऑक्सीजन लेगा वो हम भी लेंगे। कितना फिल्टर लगाएंगे आप ऑक्सीजन लेने के लिए भाई, कितना फिल्टर लगाएंगे? ये बात अभी हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रही ना। प्रतिदिन साल दर साल बिल्कुल और स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमने देश के स्तर पे बताया, विश्व के स्तर पे, और वैसे भी जो हमारी सामुदायिकता है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें
तो झारखंड और हमारे आदिवासी जो डिस्टिंग्विश करते हैं वो सामुदायिकता ही थी। आज भी तारीख में अगर हम देखते हैं खेत में अगर धान लगाने की बात होती थी तो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, लेकिन पूरे उसके सारे रिश्तेदार गांव वाले सब मिलकर धान लगाने जाते थे। वो सामुदायिकता एक थी, कुछ अगर दिक्कत होती थी सारा करते। अब हमें लगता है कि नहीं साहब, जो है सो मैं हूँ, व्यक्तिगत रूप से हूँ, वो व्यक्तिगत और स्वार्थ रहेगा तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जाएंगी। और सरकार का काम है कि समुदाय को जोड़ के करे, तो एक तो सरकार का अपना काम करने का तरीका, लेकिन अगर समुदाय उसमें मिलकर नहीं आगे बढ़ेगा तो अब तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो समुदाय को भी, समाज को समाज की तरह से बिहेव करना पड़ेगा। समाज व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा, समाज को लगेगा कि हाँ सब हमारे लिए सब कुछ है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम सब भोगेंगे और नहीं होगा तो सब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। और यही चीज़ हमारे रिफ्लेक्ट करती है हमारी व्यवस्था पे, सरकार पे। दोनों अगर इस बात को लेकर चलेंगे तो शायद ये कठिन समस्या का कुछ हम निदान कर सकते हैं। जगन्नाथन साहब, आप जो सेटेलाइट इमेज देते हैं, हाँ जी। कैलकुलेशन देते हैं, जो बताते हैं, आपको क्या लगता है कितना % में उसका काम होता होगा, खास करके क्लाइमेट चेंज के मामले में? देखिए, अभी क्लाइमेट चेंज एक बहुत हॉट टॉपिक है। इसी में पूरा दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की सब लोग बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी में 3 पिलर्स है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, डेमोग्राफी है। अभी हम इकोलॉजी में बहुत अवेयरनेस आए हैं, बहुत कुछ अभी हम लोग मेजर कर लिया है। पहले क्या हमारे पास रेफरेंस नहीं था, पर आज के दिन में रेफरेंस है, वो रिकॉर्डेड है। सो कहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रहा है, घट रहा है, हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारा अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, डिसास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क सब कुछ आ गया है। अभी सिर्फ मतलब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस इंडिविजुअल तरीके से आना है, क्या हम लोग करना है, क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट को भी ये ज़रूर सोचना है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटी को भी बहुत ही अहम से सोचना है कि हम लोग क्या इस एक सिटी का कितना कैरिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम, कहाँ पर क्या चीज़ हम कर सकते हैं। इस प्लान से हम लोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अभी सिटी प्लानिंग बंगलोर में इतनी गर्मी बढ़ने लगी है, इतने ज़्यादा फ्लैट्स, इतने कंक्रीट के जंगल बन गए कि बंगलोर में बर्दाश्त नहीं होता है, बिना एसी के नहीं चल रहा है लोगों को। और एक एसी लगाएगा दूसरे को लगाने का कंपल्सन होगा, दूसरा लगाएगा तो सबको लगाने का कंपल्सन होगा। जी हाँ, आपने बोला कि अर्बनाइजेशन से अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो अब जनरली देखा जाए क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप देखा जाए, देखिए टेम्परेचर 1.5 डिग्री की कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके होने से क्या होगा। सपोज सबसे इम्पोर्टेंट हमको फूड चाहिए। साइंटिस्ट लोगों ने ये कैलकुलेट किया, टेम्परेचर बढ़ने से हीट स्ट्रेस की वजह से क्रॉप का ग्रोथ कम हो जाता है। क्रॉप का ग्रोथ कम हो जाए, दान कितना आता है उसका 10% कम हो जाएगा। आपका एक क्रॉप से सपोज कुछ 5 किलो का कुछ मिल रहा हो, आपको आने वाला टाइम में 4 किलो 3 किलो हो जाएगा। इकोनॉमिक लॉस होगा फार्मर को। इवन लाइफ स्टॉक भी मिल्क देना कम हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका मास अक्यूमुलेशन कम हो जाएगा। सो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू में एक बड़ा लॉस है। प्लस सॉइल मॉइस्चर, जब गर्मी बढ़ जाएगा सॉइल मॉइस्चर कट जाएगा, सॉइल मॉइस्चर क्रॉप नहीं आएगा, ड्राउट आ जाएगा। ज़्यादा बारिश होगा, अचानक बारिश हुआ, आपकी सरफेस सॉइल एरोड हो गया तो आपका न्यूट्रिएंट चला गया, फिर भी क्रॉप नहीं आएगा। सो हर एंगल में इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट होने वाला है, फूड सिक्योरिटी में भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये इट्स अ मल्टी फैसेटेड फिनोमिना है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग। इसमें हम लोग आने वाला जनरेशन, आजकल बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा की बात कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रहा है, बट बेसिक इन्होंने अभिषेक जी ने बहुत सही बताया कि रूट कॉज फंडामेंटल को हम लोगों को सही करना पड़ेगा। खाना, पानी, ज़मीन, इसमें हम लोग ध्यान नहीं दिया, आने वाला सोसाइटी, आने वाला जनरेशन डिसीज से बहुत इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आजकल हर बिल्डिंग में हम अस्पताल बढ़ाएंगे, हाँ हम अस्पताल बढ़ाएंगे, ढेर सारी दवाएं इजाद होंगी, यही पैसा उसमें जाएगा, उससे भी इन्वायरमेंट का नुकसान होना है। बिल्कुल। एक और बात भी डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग थोड़ा सा ग्रीड हो रहे हैं, हर कोई
मतलब करप्शन के मामले में अपना प्रॉपर्टी, अपने ये चीज़ें बढ़ाने की सोच रहे हैं। बट आने वाले बच्चे लोग में मैं देख रहा हूँ वो लोग अपने पेरेंट के घर में रहने का संभावना बहुत कम हो गया। सब अपने अपने घर से दूरी, हम लोग ही देखेंगे अपने पेरेंट के घर से दूरी है। सो हमारे बच्चे भी दूरी होगा, हमारे पैसा कोई काम के होने वाला नहीं है। ये जब किसी दिन हर इंसान में आ जाएगा, काम करने वाला अपना सही ढंग से काम करें, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ सकते है। ये मेरा विचार है। हाँ अभिषेक जी, आप जो सूचनाएं देते हैं एनडीआरएफ के लिए देते हैं, सरकार के लिए देते हैं? अभी तो यहाँ सरकार ने काम किया, डीसी साहब ने बंद कर दिया 2 दिन स्कूल की, रेड अलर्ट हुआ है या येलो अलर्ट हुआ है, तो उससे बच्चों की जान बची। तो उस सूचनाओं पर काम होता है क्या? देखिए, आज के दिन में जो प्रशासन है वो सजग है काफ़ी, पहले के मुकाबले काफ़ी सजग है। वो लोग इस चीज़ों को अब हम लोग से डिस्कस भी करते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग को 2-3 तरीके से सोचना पड़ेगा। एक कि मान लीजिए रेड अलर्ट है, उसके लिए तो सब लोग, पब्लिक से लेकर प्रशासन, सब कार्रवाई भी करते हैं। स्कूल बंद करने से लेके जो आम पब्लिक तक जो मैसेज जाना चाहिए वो सारी मैसेजिंग भी होती है। बट कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए येलो अलर्ट ही है भारी बारिश का, बट पिछले कुछ दिनों से कुछ एरिया में पानी अकोमोलेटेड है, लो लाइंग एरिया में। तो वो येलो अलर्ट भी ना उस एरिया के लिए जहाँ पानी निकासी का कुछ है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि इवोपोरेशन से वो पानी निकल पाएगा। तो प्रशासन को इसमें यहाँ काम करना पड़ेगा, लोगों को भी, कि वो पानी मोटर के तरीके से कहीं से उसको निकाला जाए। कि क्योंकि जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे बहुत सारे जगह से पानी आके इकट्ठा यहाँ हो रहा है। जुडिशियरी के बेसमेंट में इतना पानी लग गया कि 4 गो मोटर लगाना पड़ा, पंप से निकाला जा रहा है यहाँ सिविल कोर्ट में। तो एक दिन की बारिश, जो 1 दिन 2 दिन बारिश हुई थी, उस बारिश में। तो ये चीज़ हम लोग को सोचना पड़ेगा। मुखर्जी नगर में जो इंसिडेंट हुआ था वो झारखंड में भी, इवन रांची में कई जगह पे हो सकता है जहाँ बेसमेंट में पानी घुसने की समस्या है। तो इसको लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, कभी अगर प्रॉब्लम होगा तो जान मान की हानि होगी कि नहीं होगी। तो ये सारा लोग कहाँ बना रहे हो? तो बिल्डर बना रहा है ना। बिल्डर को सिर्फ पैसे से मतलब है। बिल्डर को इससे मतलब कहाँ है कि उसमें जो लोग रहे उसको कितना सुविधा होगा, वो मरेगा कि जिएगा, वो तो पैसा लिया अपना निश्चिंत हो गया। तो म्यूनसिपैलिटी को भी इसमें सोचना चाहिए कि जो ब्लूप्रिंट पास किया उन्होंने, वही बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, उसमें वाटर मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना फ्री स्पेस छोड़ना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, देखिए, जब तक 2 चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। एक तो जो पुराने हमारे जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, जो सर ने कहा सबको शहर में ले आएंगे, गांव खाली कर देंगे, नहीं होगा। रूरल एरिया को इतना सशक्त बनाएं कि वहाँ पे सारे एमिनिटीज, स्कूल, कॉलेजेस और उनका एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से भी उनका पालन पोषण अच्छा से हो जाए। जो एक किसान है वो नहीं सोचता है कि मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास 4 AC हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। वो सोचता है कि जो मेरे पास सुविधा है उसमें मैं पालन पोषण करके बच्चों को अच्छा पहले से पढ़ा AP सिंह के साथ हमने ये किया था, तो उसमें ये बात आई थी कि किसान अगर उसको इतना भर मिल जाए, वो भागेगा नहीं शहर में, उसका बेटा भागेगा ना। तो वही जो राष्ट्रपति तो जी ने कहा था कि अर्बन एरिया का जो सहूलियत है, थोड़ा सा हम लोग मेडिकल सुविधा सुधार दें, थोड़ा सा एजुकेशनल सुविधा सुधार दें, वो सब बेसिक सुधार दें, थोड़ा सा कृषि में इनकम हो जाए कि लोग वहां से ना, एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ जनरेट हो ज्यादा से ज्यादा, गुंजाइश भरपूर है। हाँ हाँ, आजकल ट्राइबल आर्ट का या ट्राइबल क्राफ्ट का बहुत कीमत है, जो कि शायद लोकल में उनको नहीं मिल पा रहा है। वो चीज़ का देश विदेश में बहुत ज़्यादा कीमत है। तो उस चीज़ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि उनका कैसे इनकम बढ़ा सके, खेती से, हमारा पुराने आर्ट का। कुरकुरे मल्टीनेशनल्स का वहाँ बिकता है, और वहाँ का मड़ुआ वहाँ नहीं बिकता, अमेजन से मंगाना पड़ता है। वहाँ चले जाइए, किसी गांव में आपको भूंजा नहीं मिलेगा, लेकिन कुरकुरे जरूर मिल जाएगा। चिप्स जो खोजिएगा मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक जो खोजिएगा मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, हम लोग को जब तक लोकल चीज़ों का महत्व नहीं देंगे तब तक वो चीज़ नहीं बदलेगा। वहाँ एक चौन्नी साहब या दोनी साबुन आता था, आप नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। अगर आप रहे हुए संतालपुरा के इलाके में, हर दीवार पर लगा रहा दोनी साबुन, 2 आने में मिलता था। सितको साबुन, सितको साबुन, है ना। तो विकल्प क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? सवाल ये है। ये सब कुछ ठीक है, सब लोग सही सोच रहे हैं, सरकारी भी सही सोच रही है, जनता भी सही सोच रही है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाए। नहीं, अब जैसे हमारे पास याद है कि पहले अच्छे अफसर्स के पास, हमारे एक मित्र थे BK सिन्हा साहब, IAS थे, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे, 1 जोड़ी जूता था, 1 जोड़ी चप्पल था। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ था नहीं, रखे नहीं, पूरी ज़िंदगी भर नहीं रखे। तो हम 10 गो रखेंगे, 20 रखेंगे तब वो
चुनना ही मुश्किल हो जाए कि उसे पहने कौन सा पहन के जाए, और उसके बनाने में जो खर्च होगा और इस तरह के जो करोड़ों लोग होंगे वो जो ये करेंगे, उसके निर्माण में जो खर्च होगा, उसकी सारी चीज़ें होगी। तो हम तो सिर्फ फैशन वाला देख लेते हैं टीवी में, हमको ये वाला चाहिए। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, उससे कोई मतलब नहीं है, न कोई बताने वाला न कोई समझाने वाला है। अब कोई सेंट आ गया, उसे छिड़की है, लड़कियां पीछे पीछे घूमने लगेंगी। क्या है भाई, क्या चल रहा है? हम लोग कैसे रोल मॉडल बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे रोल मॉडल अगर सही नहीं होंगे तो हम लोग फॉलो ही सही चीज़ नहीं करेंगे। और जब तक देखिए अगर कोई रोल मॉडल किसी का है, अगर वो गुटखा सिगरेट बेच रहा है तो वो इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचेगा। और जैसे मान लीजिए किसी के पास हो सकता है कि बहुत पैसे हो, रोज़ नए कपड़े चेंज कर सकते हो, तो ये तो एक टाइप से चीज़ों का वेस्टेज ही है। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए। जैसे कि मैं एक सिंगापुर का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे अमीर से अमीर लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। और यहाँ पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप बहुत अच्छा भी कर दीजिएगा, अमीर लोग नहीं जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारा उससे नहीं, दिल्ली ने किया ना, दिल्ली ने तो बाप बाप करा दिया। जब सरकार ने रोक लगाई तो दिल्ली मेट्रो में जाने लगे, शेयर करने लगेगा अपनी गाड़ियों में, जैसे वो किया ना ऑड इवन वाले में, उसमें शेयर करने लगे गाड़ियों में। तो रास्ता है, सरकारें अगर कंट्रोल करती हैं तो रास्ता तो निकल सकता है। और झारखंड के संदर्भ में, झारखंड को फोकस करके फिर हम ये कहना चाहते हैं, झारखंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ के निर्माण और यहाँ की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकती है। नहीं, सिर्फ बढ़िया योजना, बढ़िया सी इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन। क्या पब्लिक की एडवोकेसी भी करना पड़ेगा पब्लिक को शामिल करने के लिए, कि जैसे और पॉलिसी लेवल पे तो इंटरवेंशन करने ही पड़ेंगे। जैसे सरकारें जैसे कार को जब लगता है बहुत प्रमोट करती हैं, चाहे अनचाहे, क्योंकि अभी आप कार खरीद, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज कोई भी ऑटोमोबाइल, बैंक में आसानी से लोन मिलेगा, तुरंत लोन मिल जा रहा है, खाली आधार कार्ड दीजिए, 200 रुपये जमा करिए, आपको मिल जाएगा। मतलब बाकी जो जरूरी लोन है, कंजम्पशन लोन बहुत महंगा, एजुकेशन लोन महंगा है, कार लोन सस्ता है। तो ये इस तरीके की पॉलिसी पे भी और एडवोकेसी पे भी कि पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और जो रोल मॉडल्स हैं उनको भी उस तरीके का आचरण अपना पब्लिक में दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। कि अच्छा, एक ऐसा चीज़ और कर सकते हैं क्या, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें किसानों को प्रशिक्षित करें कि अब जेठ का इंतजार नहीं करें कि बिया गिराना है। पानी अगर आपको अप्रैल में पड़ जा रहा है, बैसाख में, तो बैसाख में आप बिया गिरा करके जेठ में उसको लगाने की वो कर सकते हैं। ये एडुकेशन हो सकता है। ये अभी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल जो क्रॉप फसल चक्र जिसे बोलते हैं, अभी उसमें थोड़ा और स्टडी की ज़रूरत है। अभी नुकसान हो रहा है कि जैसे अक्टूबर में जो पहले धान कटता था, अब देखिएगा कि अगर 5 साल का डाटा लीजिएगा तो धान कटने के समय या गेहूं जब फरवरी मार्च में कटता है, उसमें ज़रूर रेन होती है, जो कि पहले रेन नहीं होती क्या, तो वो उससे फसल का भी नुकसान हो रहा। तभी फसल चक्र पे मतलब इसको कैसे, एक महीना तो एज ए ऑर्डिनरी पर्सन आप कह सकते हैं कि 1 महीना सब आगे पीछे हो गया है, लेकिन अब एक साइंटिफिकली जो इतना लंबे समय से चल रहा है, जगन्नाथन साहब ने और अभिषेक आनंद ने दोनों कहा कि वो अनाउंस करते हैं, बताते हैं क्या होने वाला है, और ये बता रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजिंग जो है उससे इमेज जो है उससे चीज़ों को वो तो बाइडेंस किया जा सकता है। वो तो 3 घंटे 2 घंटे वाले से ये हुआ कि जो लाइटनिंग से डेथ होती थी वो कम हो गई, थोड़ा लोग अवेयर हो गए। जो लोग बाहर आंधी आ रही है तो कहीं पे सेफ जगह पे चले गए, और लॉन्ग टर्म ये पता चलता कि इतने समय में, लेकिन इतनी हेवी रेन जून में होगी ये अभी शायद प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि मतलब 4 महीना पहले शायद नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये होगा कि मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन मानसून कब से शुरू होता है, 1 जून से लेके 30 सितंबर तक, तो ये रेन मॉनिटर की जाती है, तो वो थोड़ा अभी मुश्किल है। हमारे पास समय खत्म है, 1-1 मिनट में आप तीनों लोग अपना कंक्लूड करिए। जैसे आपने फसल की बात करी या हम पेड़ पौधे की भी बात करें, तो अब थोड़ा युद्ध की भी बात कर लें। हाँ, वो आगे आ जाएगा, पर हमारी सबसे बुनियाद है कि फसल अच्छी हो। जैसे आपने बहुत बड़ी चिंता बताई कि मौसम के हिसाब से उसका बहुत नुकसान होता है, तो उसमें फसलों के बारे में उसका जेनेटिक रूप से हम ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म अगर ड्राउट हुआ तो भी झेल पाए, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो भी झेल पाए। तो इस पे काफ़ी बहुत विस्तृत रूप से काम हो रहा है। एग्रीकल्चर के विषय में खेतीबाड़ी वालों में तो आसान है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उस पर भी ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि अगर, क्योंकि इस पर हम अवॉइड नहीं कर सकते, मौसम तो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा,
लेकिन हमारे खेतों को, किसान को फसल लगाना ही है तो उनको ऐसे बीज मिले कि जो इस तरह के अनसर्टेनिटी को झेल जाए और उन्हें बार बार बीज नहीं लगाना पड़े, या हम पेड़ पौधे लगाएं तो उन्हें भी ये नुकसान नहीं हो। तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो ये एक अच्छी हमारे लिए संकेत है कि साइंस हमारे लिए काफ़ी मदद कर रहा डॉक्टर है। जगन्नाथन, क्लाइमेट चेंज को हम लोग फेस करना ही पड़ेगा, बट उसके लिए हमको अडेप्टेबिलिटी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो हमको एग्रीकल्चर को ग्रीन हाउस में हम लोगों को मूव करना पड़ेगा। इंटरनल एग्रीकल्चर फार्मूला लेना पड़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा फ्लड हो, कहाँ पर ड्राउट हो, उधर भी हमारा ग्रीन हाउस बेस्ड एग्रीकल्चर काम आएगा। एंड हम लोगों का टेक्नोलॉजी को एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन में मतलब स्ट्रांगली इसको पीछे मतलब पेनाल्टी हो या कुछ ऐसा रेगुलेशन आ जाए कि एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कोई भी इंसान रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। इंडिविजुअल रिसोर्स यूज़ के ऊपर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म आना चाहिए। आप इससे कहा क्लाइमेट रिजिलियंट और आप कितना पहले बता सकते हैं? देखिए अभी के टाइम में एटलीस्ट हम लोग 7 दिन पहले तो सारा कुछ बताते हैं और फोरकास्ट एक्यूरेसी काफ़ी सुधरा भी है। तो उसमें हम लोग को 2 चीज़ देखना पड़ेगा कि एक तो फोरकास्ट मान लीजिए कितना आप भी सुधार लेंगे, बट क्लाइमेट चेंज को एकदम 100% प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। ये चेंज बहुत डायनेमिक है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इतना मुश्किल आज के दिन में जो वेदर फोरकास्ट है सबसे मुश्किल काम में से हो गया। इसीलिए इतने जो स्मार्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उसका यूज़ हो रहा है। तो हम लोग को देखिए, एक तो जब तक इस पर पूरी तरीके से काम नहीं होता है, हम लोग को क्लाइमेट रिजिलियंट और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट को कम किया जाए। और किसानों के लिए बात किया जाए तो हम लोग वीक में 2 बार ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत में किसानों के लिए मौसम परामर्श देते हैं कि इस मौसम में क्या करना है, और साथ साथ में इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट। पहले ये इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट नहीं था, पहले था ये फोरकास्ट है। अब उससे क्या असर हो सकता है, तो थोड़ा सा ये सब जानकारियाँ किसानों तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिमोट एरिया में भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे यूज करके किसान भाई थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करके जो हानि है उसको कम से कम, जो नुकसान है उसको बहुत कम कर पाएंगे। सब एक एक कदम आगे चलें, जनता भी, सरकार भी, शासन भी, योजनाकार भी, नीतिकार भी, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो ये क्लाइमेट चेंज हमको डुबो देगा, हमको लू में मार डालेगा। बीच बहस में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।